वेलकम टू पुष्पैड एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। हमने फाइबर्स और फैब्रिक्स वगैरह इन सब के बारे में हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है। उसमें हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में जाना था। अब हम इसमें सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जानेंगे। अब ये सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स तो हमको पता था, जो नेचुरली हमको मिलते हैं, जैसे कि वूल वगैरह हो गया जो हमको नेचुरली मिलता था, सिल्क हो गया, ये सब कुछ। अब सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? ये मैन मेड होते हैं, मतलब इंसान इसको खुद बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर में छोटे छोटे यूनिट्स की चेन लगी होती है जो उसको इकट्ठा जोड़ते हैं, तब जाके वो एक फाइबर बनता है। अब जो ये हर एक छोटी छोटी जो यूनिट है, स्मॉल यूनिट जो है, ये क्या होती है? ये केमिकल सब्सटेंस होता है। बहुत सारे जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उनको हम कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ताकि उससे एक बड़ी सी यूनिट बने जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। अब ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं सारे कैसे प्रिपेयर्ड होते हैं? बहुत सारे उसमें प्रोसेसेस होते हैं। कुछ रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे पेट्रोलियम ऑरिजिन वगैरह, जिसको हम पेट्रोकेमिकल्स भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं और फिर इसका प्रोसेसिंग होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तब जाके हमें एक सिंथेटिक फाइबर्स मिलता है। अब जो सिंथेटिक फाइबर है, इसके टाइप्स क्या हैं? इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे अभी। पहला है रेयॉन। ये जो रेयॉन है ये कहाँ से मिलता है? ये वुड पल्प होता है, ये जो कि नेचुरल रिसोर्स होता है वहाँ से। इसको हम बहुत सारे कलर्स में क्या करते हैं? डाई करते हैं, कलर कर देते हैं, जिससे क्या होता है? रंग बिरंगे कलर के हमको इसका जो फाइबर है वो मिलता है। इसको हम कॉटन के साथ भी मिक्स करते हैं। रेयॉन को जब हम कॉटन के साथ मिक्स करते हैं बेडशीट्स वगैरह बनाने के लिए, और हम इसको ये वूल के साथ मिक्स करते हैं कारपेट्स वगैरह बनाने के लिए। सेकंड है नायलॉन। नायलॉन क्या है? ये कोल से प्रिपेयर होता है। कोल हो गया, वाटर, एयर, इन सब चीज़ों से ये प्रोडक्ट, ये जो नायलॉन फाइबर है ये प्रिपेयर होता है। जो नायलॉन होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं और लाइट वेट होते हैं, और ये लस्ट्रस भी होते हैं। लस्ट्रस क्या होते हैं मैं भी आपको बताऊंगी। और ये जब हम इसको वॉश करते हैं बहुत ही ये ईजीली ये वॉश हो जाते हैं। ये कुछ आइटम्स हो गए जैसे सॉक्स वगैरह, रोप्स वगैरह, ये टेंट्स हो गया, टूथब्रशेस, कर्टेंस वगैरह, पर्दे वगैरह, या पैराशूट्स वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों में बनाने में ये हम नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं। इससे रस्सियाँ वगैरह भी बनती है, जैसे हमने बताया अभी रोप्स वगैरह का यूज़ होता है इसको बनाने में। अब ये जो लस्ट्रस, इसकी प्रॉपर्टी है नायलॉन की। लस्ट्रस मतलब होता है शाइनिंग, ये शाइन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इमेज में भी, ये जो रोप्स वगैरह है वो अलग से ही चमक रही हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इसमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है पॉलिस्टर। ये भी एक तरह का क्या, सिंथेटिक फाइबर ही है। ये क्रिस्प रहता है और रिंकल फ्री रहता है, धुलने में भी ईजी होता है। ये जैसे कोई ड्रेस मटेरियल हो गया, ड्रेस वगैरह बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जो एक PET है, ये पॉलीईस्टर का क्या है? एक फैमिलियर फॉर्म है, PET। इसकी फुल फॉर्म है पॉलीइथाइलिन टेट्राफथैलेट, पॉलीइथाइलिन टेरिफथैलेट इसकी फुल फॉर्म है। ये PET, ये भी एक पॉलीईस्टर की तरह ही होता है, क्लोथिंग फैब्रिक होता है। अब जो पॉलीईस्टर है, पॉली प्लस ईस्टर, ये एक रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं इसकी, एक के बाद एक जैसे इसकी यूनिट्स लगी होंगी। एक केमिकल जिसको हम बोलते हैं, यूनिट्स जो है वो क्या है? एक्चुअली में एक केमिकल सब्सटेंस है, इसको हम बोलते हैं ईस्टर। ईस्टर्स क्या है? केमिकल्स है जो अपनी जो ईस्टर की जो क्या करते हैं? स्मेल्स देते हैं, जैसे फ्रूट्स को उनकी स्मेल मिल जाती है। और कुछ जो फैब्रिक्स होते हैं उनको हम जैसे पॉलीकॉट के नेम से बेचते हैं, पॉलीवूल के नाम से, या टेरिकॉट। ये सर जैसे कि पॉलीकॉट है तो वो अगर कोई फैब्रिक पॉलीकॉट के नाम से बेचा जा रहा है तो वो किससे बना होगा? पॉलिस्टर प्लस कॉटन से। और पॉलीवूल होगा तो पॉलिस्टर प्लस वूल से। तो इस तरीके के नेम के हमने फैब्रिक सुने भी होंगे। जब हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो बोलते हैं कि इसके कपड़े मिल रहे हैं, इसके पॉलीकॉट के हैं, ऐसे करके। ये इस तरीके का कुछ पॉलिस्टर फैब्रिक दिखता है हमको। अब हम बात करते हैं एक्रेलिक की।
अब ये एक्रेलिक है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। ये नेचुरल वूल की तरह हमको दिखता है, बट एक्चुअली में ये नेचुरल वूल नहीं होता है, ये हम खुद बनाते हैं इसको। कुछ वुलन क्लोथ्स जो हम इसके बने हुए पहनते हैं, हम सोचते हैं कि ये नेचुरल वूल के बने हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये वुलन जो नेचुरल वूल होते हैं उसके नहीं होते, एक्रेलिक फाइबर के बने हुए होते हैं। ये ज़्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं और अफोर्डेबल भी होते हैं, मतलब ज़्यादा प्राइस हाई भी नहीं होता है इनका, और काफ़ी लंबे समय तक ये चलते हैं। जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनका जो ड्यूरेबल होता है, जो लाइफ होती है वो कम होती है, और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनकी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा समय तक चलते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये क्या ड्यूरेबल है, ज़्यादा समय तक चलते हैं, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, मतलब ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते हैं। इनको मेंटेन करना इजी हो जाता है, और ये बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। अगर हमने धुले हैं कपड़े सिंथेटिक फाइबर के, और वो जल्दी से सूख जाते हैं। फिर है प्लास्टिक्स। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक्स की। सिंथेटिक फाइबर के बारे में हमने जान लिया, अब हम जानेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। प्लास्टिक क्या है, ये भी एक पॉलीमर है, लेकिन जो सारे प्लास्टिक्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सेम नहीं होते। कुछ लीनियर होते हैं, कुछ इंटरलिंक होते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कुछ सिंगल होते हैं। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो किसी भी साइज़ में या शेप में आसानी से चेंज हो सकते हैं, क्योंकि हम इसको जब हीट करते हैं तो ये मेल्ट होते हैं, और जब ये मेल्ट होते हैं तो फिर हम इसको फिर से रीयूज़ भी कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, कोई सा भी शेप दे सकते हैं। इनको हम कलर भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या है। ये डिफॉर्म हो जाता है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये इजीली बेंड हो जाता है, और फिर ये डिफॉर्म हो जाता है। पॉलीथीन हो गया, जैसे पीवीसी वगैरह ये हो गए, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। ये पॉलीथीन्स के टाइप है, ये जो यूज़ किए जाते हैं टॉयज़ वगैरह, कॉम्स वगैरह, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, और इस तरीके की बास्केट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो सब्जी की बास्केट्स हम बेसिकली बोलते हैं, हमने देखा भी होगा, जो सब्जी की शॉप होती है उसमें इस तरह की बास्केट प्रेजेंट होती है, ये एक्चुअली थर्मोप्लास्टिक होते हैं। अब हम बात करेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की। दोनों में डिफरेंस है और दोनों इम्पॉर्टेंट भी है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या है, प्लास्टिक को जब हम मोल्ड कर देते हैं एक बार, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगी, जब हमने इसको बार मोल्ड कर दिया, मतलब मान लीजिए हमने इसको हीट किया, हीट होने के बाद ये चेंज हो गया। जब ये चेंज हो गया तो वापस से ये जैसे सॉफ्ट पहले था वैसे नहीं रह पाएगा, ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह हो गए, या हैंडल्स वगैरह हो गए, कोई यूटेंसिल्स के, बर्तन के हम देखते हैं जो हैंडल्स वगैरह लगे होते हैं ब्लैक कलर के, वो बेकेलाइट से बनते हैं, जो कि क्या एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है। वो आपने देखा होगा, वो हार्ड होते हैं। मेलामाइन हो गया, ये वर्सेटाइल होता है नेचर में, और ये फायर रेजिस्ट करता है, मतलब फायर को लगने जैसे कहीं पे आग लगी तो वो इतनी जल्दी उस पर, जो मेलामाइन का जो भी प्रोडक्ट होगा उस पर इतनी जल्दी इसकी आग नहीं लगेगी। जो फ्लोर टाइल्स होती हैं हमारे घरों में, जो फ्लोर टाइल्स लगती हैं वो मेलामाइन से ही बनी होती है, और जो किचन वेयर कुछ हम यूज़ करते हैं वो भी मेलामाइन से बने होते हैं, ताकि उसमें जल्दी से कुछ आग वगैरह का खतरा ना लगे। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, प्लास्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये रिएक्टिव नहीं है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया। जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक्स जो है वो रिएक्ट नहीं करते, तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते, इसीलिए इनको आजकल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जब ये रिएक्ट ही नहीं करते तो ये कोरोडेड नहीं होंगे। कोरोडेड क्या होता है, जैसे मेटल्स क्या होता है, कोरोजन वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स में, वो कोरोडेड हो जाते हैं, वैसे प्लास्टिक्स नहीं होते हैं। अब ये जो प्लास्टिक्स है, इसको हम आजकल हर एक चीज़ में यूज़ करते हैं, इवन केमिकल्स वगैरह स्टोर करने के लिए भी हम प्लास्टिक्स का ही यूज़ करते हैं। प्लास्टिक्स एक तो जो प्लास्टिक होता है वो लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और ज़्यादा समय तक चलता भी है, इसीलिए हर कोई अभी प्लास्टिक का यूज़ करना चाह रहा है। लेकिन इसके बारे में हम अभी और जानेंगे कि इसके यूजेस करने से हमें क्या मतलब इतना डिसएडवांटेज हो रहा है। अब जो प्लास्टिक्स है ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। जो इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह होती है वो प्लास्टिक, जैसे कोई आपके घरों में वायर लगी होगी, उसके ऊपर आप देखेंगे एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है, उस वायर को कवर करती है, जो लेयर वो प्लास्टिक की होती है। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक्स और एनवायरनमेंट की। आज के टाइम पे प्लास्टिक्स के बिना लाइफ को कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, हम भी बताते हैं आपको। क्योंकि प्लास्टिक्स हर एक चीज़ में यूज़ हो रहा है, इवन कुछ भी स्टोर करना हो, कुछ भी सामान लाना हो, उसमें हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है
हमारे एनवायरनमेंट को इससे अफेक्ट पड़ता है। एनवायरनमेंट जो है वो ये प्लास्टिक का फ्रेंड नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्द बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट नहीं है। ये बहुत सालों तक इसमें क्या होता है, इसको डिग्रेड होने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। अगर हम इसको जला भी देते हैं प्लास्टिक्स को, तो क्या होता है, इससे पॉइजनस गैसेस रिलीज़ होती हैं जो कि हमारे लिए ही फिर हार्मफुल है, क्योंकि हम ब्रीथ करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो ब्रीथ करते हैं उनके लिए ये हार्मफुल है, नुकसान पहुंचाती है। और अगर हम प्लास्टिक्स को फेंक देते हैं, तो अगर हम जब प्लास्टिक को फेंक देंगे तो वो जो कहाँ पे जाएगी, वो ग्राउंड में जाएगी, सॉइल में जाएगी। सॉइल वहाँ पास क्या होगा, ये इसे डीजनरेट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत साल लग जाते हैं तब जाके ये डीजनरेट होती है। एक सेकेंड, ये तो ये जो प्लास्टिक है इसे डीजनरेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके बाद हम बात कर, क्योंकि इसे डीजनरेट होने में इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जो डीकम्पोज नहीं होते नेचुरली, वो उसको डीकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है। जो नेचुरली डीकम्पोज होते हैं उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। वो नेचुरली कैसे डीकम्पोज होते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह की हेल्प से। और अगर जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक्स तो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर इसमें बैक्टीरिया एक्ट भी करते तो बैक्टीरिया ही मर जाएंगे, क्योंकि इसमें इनको कोई वो सोर्स नहीं मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे वेस्ट के बारे में जो बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हमारे घर, हर एक घरों में क्या होता है, वेजिटेबल्स या फ्रूट के छिलके जो होते हैं, जो भी बाहर का उसका लेयर होता है, और या फिर फूड स्टफ जो बचा हुआ होता है, ये सब कुछ चीज़ें, ये सारा वेस्ट हर घर से निकलता है। और इसको डीजनरेट होने में, सॉइल में, मिट्टी में मिलने में कम से कम 1 से 2 वीक लग जाते हैं, 1 से 2 हफ्ता लग जाता है। और ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं क्योंकि इसमें कुछ बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं, फिर इसके जो कि क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सब कुछ एक मैन्योर में, खाद में। इसके बाद है पेपर। पेपर को कम से कम 10 to 30 डेज लगते हैं डिग्रेड होने में, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन का जो क्लॉथ होता है उसको 2 से 5 महीने लग जाते हैं डिग्रेड होने में, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। जो वुड होती है, लकड़ी जो होती है, उसको 10 से 15 साल हो जाते हैं डिग्रेड होने में, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। जो वुलन क्लॉथ्स है, कम से कम उसको 1 साल लग जाता है या उससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन है ये भी बायोडिग्रेडेबल। इससे मतलब ये डिग्रेड हो जाते हैं नेचुरली। जो टीन होता है, एल्युमिनियम होता है, मेटल कैंस वगैरह, ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और इनको अपने आप डिग्रेड होने में, डीजनरेट होने में कम से कम 100 से 500 साल लग सकते हैं। सोचिए, 100 से 500 साल। और जो प्लास्टिक बैग्स है जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, और उसमें ये जो प्लास्टिक बैग्स है, इसको डिग्रेड होने के लिए 100 से 500 साल नहीं लगेंगे, उससे भी ज़्यादा साल लगेंगे। और ये भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। देखिए ये कैसा ये प्लास्टिक वेस्ट है जो हम सभी लोग क्या है, फेंक देते हैं। जैसे कोई पानी में फेंक देता है, कोई कहीं फेंक देता है। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अब जो प्लास्टिक्स है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, टैबलेट्स वगैरह की जो पैकेजिंग होती है वो भी प्लास्टिक की होती है। मतलब जो कवर इसको मिलता है, जो पैकेज होता है जिससे हम पैक करते हैं टैबलेट्स वगैरह। जो हम थ्रेड यूज़ करते हैं स्टिचिंग के लिए, जैसे कहीं पे चोट वगैरह आ गई या किसी का ऑपरेशन वगैरह हुआ, तो जो स्टिचिंग के लिए हम थ्रेड यूज़ करते हैं हेल्थ इंडस्ट्रीज़ में, वो भी क्या होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। और सिरिंजेस वगैरह हो गया, डॉक्टर्स के जो ग्लव्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा, और जो भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे ज़्यादातर क्या होते हैं, प्लास्टिक्स के ही होते हैं। कुछ प्लास्टिक स्पेशल होते हैं जिनको हम कुक करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोवेव में। अगर हम इस प्लास्टिक को क्या है, माइक्रोवेव में रख दे, हीट भी करते तो क्या होगा, जो कुक है वो उससे कोई इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ेगा। ये अच्छे वाले प्लास्टिक्स हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। टेफ्लॉन हो गया, ये भी एक स्पेशल तरीके का प्लास्टिक होता है, जिसमें क्या होता है, ऑयल या फिर वाटर इसके ऊपर, इस जो टेफ्लॉन है इसके ऊपर क्या है, लेयर, इसकी लेयर नहीं लगती है, ऑयल वाटर की कोई भी लेयर नहीं होती, ऑयल इस पर चिपकता नहीं है। हमारे घरों में जो नॉर्मली बर्तन यूज़ होते हैं उसमें क्या होता है, ऑयल वगैरह चिपक जाते हैं, लेकिन जो टेफ्लॉन वगैरह के प्लास्टिक वाले ये जो बर्तन होते हैं इसमें ऑयल नहीं चिपकते हैं। और हमने सुना है नॉन स्टिक वगैरह बर्तन जो होते हैं वो, ये उसमें ये चीज़ यूज़ होती है, टेफ्लॉन।
इसके बाद है फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, जल्दी से फायर क्या है पकड़ लेता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो फायरमैन वगैरह होते हैं उनको उनके जो यूनिफॉर्म्स होते हैं, यूनिफॉर्म्स के किस तरीके से बनी होती है, उसमें एक ऐसी कोटिंग होती है, मेलामाइन नाम की प्लास्टिक होती है, जो हमने अभी जाना भी था। मेलामाइन किसके लिए होता है, फायर रेजिस्ट करने होते हैं। इससे क्या होता है, जो आग वगैरह लगती भी है तो उससे उनको कोई ज़्यादा लॉस नहीं होता है। इसके बाद है टेरिलिन। टेरिलिन क्या है, एक तरीके का ये पॉलिएस्टर है, जिसको हम बहुत ही मतलब स्मॉल छोटे बहुत ही फाइन फाइबर्स में हम इसको निकालते हैं, और इसको हम जैसे यार्न वगैरह ये सब बनाने में यूज़ होता है। हमें सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए, लेकिन ऐसे करना चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट को इससे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए अगर ये इसका यूज़ इसी तरीके से होता रहा तो एनवायरनमेंट को इससे बहुत नुकसान होगा, और एनवायरनमेंट को नुकसान होगा तो उसके साथ साथ जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कम्युनिटीज़ है उनको इससे बहुत नुकसान होगा। इसीलिए जो भी प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको हमें रिसाइकल करना चाहिए, और जो थर्मोप्लास्टिक होती है वो रिसाइकल हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो रिसाइकल नहीं होते तो उसका हमें यूज़ ही नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एनवायरनमेंट की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं। 4R इसको हम याद रखें हमेशा, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़, रिकवर। कोई भी चीज़ हो, प्लास्टिक हो या कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ को रिड्यूस करना है, रिसाइकल करना है, रीयूज़ करना है और रिकवर करना है। अब हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं इन सब चीज़ों में, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं प्लास्टिक के जो भी इतने ज़्यादा हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। पहले तो हमको कभी भी प्लास्टिक की कोई भी चीज़ जो होती है वो पानी के अंदर नहीं फेंकनी है, क्योंकि पानी के अंदर जो एनिमल्स रह रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, उससे उनकी लाइफ को खतरा होता है। और हमको इसको रोड में भी नहीं फेंकना है। और प्लास्टिक की जगह हमको क्या करना है, एक कोई कैरी बैग जूट का या फिर पेपर बैग होते हैं, ऐसे आते हैं आजकल शॉपिंग के लिए, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर लोग प्लास्टिक की ही थैली वगैरह लेके जाते हैं कोई भी सामान लेना हो उसके लिए। इसके बाद हम प्लास्टिक जो मटेरियल है उसका यूज़ ही कम कर सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर हम प्लास्टिक मटेरियल ही कम यूज़ करेंगे तो फिर एनवायरनमेंट को खतरा भी नहीं रहेगा। आजकल हमने स्कूलों में देखा है जो बच्चे लंच बॉक्स लेके जाते हैं, हर एक के पास प्लास्टिक का ही लंच बॉक्स मिलता है। बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास क्या होगा, स्टील का लंच बॉक्स मिलेगा। तो अपना लंच बॉक्स भी आप लोगों को चेंज करना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं रखना है, क्योंकि जो प्लास्टिक के लंच बॉक्स होते हैं उससे क्या होता है, वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होते। आजकल जो भी नॉर्मली मिलते हैं मार्केट में, उससे जो प्लास्टिक का जो स्मेल वगैरह होता है वो सब फूड में चला जाता है, फूड को वो अफेक्ट करता है। इसके बाद बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल कैसे वेस्ट है, जो अपने आप ही डिग्रेड हो जाते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो बहुत टाइम लेते हैं डिग्रेड होने में, अपने आप नहीं होते हैं डिग्रेड। इन सबको हमको सेपरेटली थ्रो करना है, अलग अलग रख के ही फेंकना है, या फिर जो भी हमारे घरों में जो भी कचरे वगैरह लेने आते हैं उनको हमको इसको अलग अलग ही देना है, ताकि ये फिर इसको रीयूज़ या रिसाइकल जो भी इसके आगे का प्रोसेस होगा वो ये कर सकें। और इससे क्या होगा, अगर हम अलग अलग वेस्ट फेंकेंगे भी, अगर हम डस्टबिन में भी कहीं भी बाहर फेंकते हैं तो बाहर ऐसे कहीं पे नहीं फेंकना है, सिर्फ डस्टबिन में फेंकना है। तो जब हम डस्टबिन में ऐसे वेस्ट फेंकते हैं तो जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, जैसे काऊ वगैरह हो गई, वो क्या करते हैं, ऐसे घास वगैरह खाती है, तो उस टाइम पे अगर ऐसे कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक वगैरह वहाँ पे होता है तो वो उसको भी खा जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाता है, गाय वगैरह का चोक हो जाता है, बंद हो जाता है। और या तो फिर क्या होगा, अगर वो अंदर चला जाता है तो फिर वो स्टमक में एक लाइनिंग बना लेगा, जिसकी वजह से उस एनिमल की डेथ भी हो सकती है। तो अब आप लोगों को पता चल गया है कि वेस्ट को क्या करना है, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर और रिड्यूस करना है। इससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वेस्ट चाहे जैसा भी हो, प्लास्टिक हो या कोई भी हो, उसको हमें डस्टबिन में ही फेंकना है। जैसे हम कहीं पिकनिक वगैरह में जाते हैं तो हम जो कचरा होता है, जैसे लेस वगैरह हो गया, वो रोड में फेंक देते हैं या पिकनिक प्लेस पे ही फेंक देते हैं, वो हमको नहीं करना है। अगर हमें डस्टबिन नहीं मिल रही है तो हमें वो कचरा अपने साथ ही लेके आना है और अपने घर पे डस्टबिन में फेंकना है। इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट साफ रहेगा। अगर
नेचर हमारा साफ़ रहेगा तो उससे हम भी साफ़ रहेंगे, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा रहेगा, इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।